दीवार साबित होगा और ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए पुरअज़्म है और इस मकसद के लिए सिफारती और स्ट्रेटेजिक इक़दाम जारी हैं। उनके मुताबिक ईरान इस बात पर आमादा है कि वो ना जौहरी हथियार तैयार करेगा और ना ही उन्हें हासिल करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि जौहरी प्रोग्राम और ज़खायर से मुतालिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी जल्द शुरू होने की तवक्को है। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का यह कहना है कि मफाहमती दस्तावेज़ के मतन में जौहरी मामले और पाबंदियों के खात्मे पर मुज़ाकरात का जोर है, लेकिन ईरान का फैसला था कि इस मरहले पर जौहरी मामले पर जो है वो मुज़ाकरात ना किए जाएं, बल्कि इस मरहले पर हमारी तवज्जो जंग को ख़त्म करने पर थी और हमने ऐसा ही किया। उन्होंने ये भी बताया कि मफाहमती दस्तावेज पर अमल दरामद की तारीख से 60 दिनों के अंदर बातचीत करेंगे और इसमें जौहरी मामले और पाबंदियों पर भी बातचीत होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो वक्त को बढ़ा भी दिया जाएगा। अब ये जो मामला है जौहरी हथियारों वाला, ये ईरान और अमेरिका के दरमियान एक की इशू था इस सारे मामले के अंदर, और इस पर बात करने के लिए अब इसका मुस्तकबिल क्या है, मारिया सुल्तान साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मारिया सुल्तान साहिबा, बहुत आपके वक्त। आज सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से क्या तय पाया है, ये किस तरह से ये मामला अमेरिका और ईरान के दरमियान अब आगे बढ़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मफाहमती यादाश्त में जौहरी हथियारों के ऊपर कोई वाज़े जो है एक तरह से किसी किस्म की आपको प्रोग्रेस उस तरह नजर नहीं आती जिसको आप कह सकें कि एक साइड ने क्या कहा दूसरी साइड ने क्या कहा। तो एक लिहाज से पहली वजाहत तो ये है कि ये बराह रास्त इस मफाहमती यादाश्त का फोकस नहीं है। लेकिन इसमें ये जरूर कहा गया है कि आइंदा 60 दिनों पे इसके ऊपर बातचीत होगी। ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी एटमी जो राइट है फॉर इनरिचमेंट या राइट है एटमी सलाहियत का पुरअमन मकासद के लिए उसको कायम रखना चाहते हैं। तो ये उनका दरीना मौक़िफ़ है, ये आज से नहीं बहुत पहले से है। लेकिन ज़ाहिर है इसके ऊपर बहुत सारे फैसले होंगे कि जो किस चीज को आप कहेंगे कि जो एटमी हथियारों के लिए इस्तेमाल होती है कौन सी चीज नहीं होती, इसके ऊपर कोई चीज वाज़ेह तौर के ऊपर मफाहमत में यादाश्त के अंदर मौजूद नहीं है। ये जो आपके पास MOU है ये बराह रास्त इस वक्त प्री कंडीशंस की तरफ जा रहा है। एक तो कंडीशन जो है वो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने इस मफाहमती यादाश्त में या इस MOU में जो जौहरी मामला है इस पर कुछ लचक दिखाई है? जी देखिए, यकीनी तौर पे दिखाई है और ईरान ने भी लचक दिखाई है, क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी भी आएगी। उन्होंने जो उनका पहले वाला मौक़िफ़ था वो तकरीबन 5% पे था, वो 3.7% के ऊपर आपको बाज़गश नजर आ रही है, शायद उसके ऊपर आप आता हूँ। बहुत सारी और भी टेक्निकल बेसिस हैं कि वो कितनी हद तक क्या चीज़ उस पर एक्सेप्ट करते हैं, एडिशनल प्रोटोकॉल एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो उनका राइट है NPT के अंदर कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है उसका राइट जो है महफूज रखेंगे, वो भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से कि इस वक्त न्यूक्लियर पे बात करना इस वक्त है, क्योंकि ये तमाम चीजें अभी तय पानी है और ये तय नहीं पाई। लेकिन जो चीज वाज़ेह तौर पे तय पाई है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो है जंगबंदी होगी, मुकम्मल जंगबंदी होगी, अमेरिका की तरफ से भी ईरान की तरफ से भी। ईरान जो है 60 दिनों के अंदर अंदर यानी पहले 30 दिन के बाद तमाम जो वहां शिप्स गुजर रही हैं उनकी मावनत भी करेगा और उनके लिए रसाई भी पैदा करेगा। और 60 दिनों के बाद शायद वो एक नया फ्रेमवर्क लेके आए जिसके तहत यहाँ जो शिप्स हैं वो ऑपरेट करेंगी बैनुल अक़वामी तिजारत को रवा करने के बाद। इसी तरह अपनी जो माइनिंग है उसको भी वो खत्म करेगा ताकि ये 60 दिनों तक 30 दिनों के अंदर जो है वो ज्यादा रवा हो और उसको आगे जाए। उसके साथ साथ ईरान ने जो दूसरी चीज जो ये ईरान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अमेरिका पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 30 दिनों के बाद अपनी जो बहरी बेड़े हैं वहां से मूव करेंगे। और इसके साथ साथ जो सैंक्शंस थी ईरान के ऊपर उनके लिए जो है बड़े वाज़ेह तरीके से ना सिर्फ $100 बिलियन ईरान को रिलीज किए जाएंगे, लेकिन $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड भी बनेगा जो गल्फ के ममालिक देंगे ईरान को इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। तो ये अहम चीजें हैं जो उन्होंने की हैं। मारिया साहब जी, एक और इशू जो मुतनाज़े था लेकिन उसका इसमें जिक्र नहीं है, वो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, और उस पर अभी जो सदर ट्रंप की स्टेटमेंट एक आई है और उन्होंने कहा है कि अगर खत्ते के बाकी ममालिक का मिसाइल प्रोग्राम अपना जारी रख सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल रख सकते हैं, तो ईरान को भी यह हक हासिल होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये मामला अब इससे
हट चुका है या फिर अभी भी कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इश्यूज हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल से इस बहस से वो बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जो मसला है वो इस वक्त ईरान का वापस बैनुल अक़वामी तेल की मंडी में आना है। अमेरिका की जो सैंक्शंस ईरान पे लगी हुई है एटमी प्रोग्राम के लिहाज से और एटमी प्रोग्राम की मद में और जो ईरानियन रेवोल्यूशन की मद में, उनको खत्म करना है। ईरान के बैंकिंग सिस्टम्स को दोबारा रवा करना है और अमेरिकन डॉलर के साथ कनेक्ट करना है और अमेरिकन जो आप एक तरह से कह सकते हैं जो ईरानियन तेल है, ईरानी तेल है, उसको वापस बैनुल अक़वामी जो तेल की मंडी में वापस लेके आना ताकि ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज हो सके। तो ये तो एक बहुत बड़ी विन है अमेरिका के लिए, एक बहुत बड़ी विन है ईरान के लिए। इसमें जो ममालिक जिनको शायद शॉर्ट हैंड मिला है वो गल्फ है, क्योंकि जाहिर है अब गल्फ को ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे देने होंगे, क्योंकि जो पैसे हैं जो $300 बिलियन का, उसमें से बहुत सारे पैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आएंगे। उसमें से कुछ उनके बैंकिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं जो पहले ईरान के साथ काम कर रहे थे और यूएई में काम कर रहे थे, और यूएई को बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड के साथ और दूसरी तरफ ईरान के इस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर ईरान स्टेबलाइज नहीं होता और जंग का खतरा यहाँ खत्म नहीं होता तो गल्फ भी रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। सो इट्स चिकन एंड एग। अगर ईरान रिकंस्ट्रक्ट नहीं होता तो गल्फ रिकंस्ट्रक्ट नहीं होता, और अगर गल्फ रिकंस्ट्रक्ट नहीं होता तो मशरिक वस्ता में अमन नहीं आता। तो एक लिहाज से जो नया ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने जा रहा है उसमें ईरान, उसमें यूएई, उसमें सऊदी अरेबिया, उसमें अमेरिका, ये सब के सब एक दूसरे के साथ जो है इनका जो अमन है, इनकी जो तरक्की है, इनकी जो रजीम सर्वाइवल है वो ईरान की रजीम सर्वाइवल के साथ उनसे लेके आई। इसकी वजह ये है क्योंकि इस एमओयू में पहली दफा अमेरिका ने ये कहा है और ईरान भी कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत नहीं करेंगे। सो ये एक तरह से पुश बैक है उस पॉलिसी का जहां रजीम चेंज एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, और लास्टली मुझे बताइएगा जो सैंक्शंस वाला इशू है, जो इस जौहरी प्रोग्राम से मामला जुड़ा हुआ था, इन 14 नुकात में मॉनिटरिंग का भी जिक्र है, तो आपको क्या लगता है ये जो सैंक्शंस वाला मामला है इस पर दोनों अमेरिका और ईरान आगे किस तरह से बढ़ेंगे? देखिए ये तो बहुत आसान है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो 2025 तक जो जेसीपीओ का फ्रेमवर्क के तहत सैंक्शंस थी वो खत्म हो चुकी है बैनुल अक़वामी मैंडेट के लिहाज से। इस वक्त जो ईरान पे सैंक्शंस मौजूद हैं वो सिर्फ अमेरिकन सैंक्शंस हैं जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने लगाई है, और ये यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं और थर्ड पार्टी सैंक्शंस हैं। तो ये अमेरिकन सदर का फैसला है, ये लगाई भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने थी और अभी इनको उठाएंगे भी प्रेसिडेंट ट्रंप। वो किस फ्रेमवर्क के तहत उठाएंगे और कैसे उठाएंगे ये उनका फैसला होगा। तो एक तरह से 100% कंट्रोल इस वक्त अमेरिका के पास है इन सैंक्शन रिलीफ के साथ। और जो लास्ट एंड है वो ये है कि ईरान ने कहा है कि जब ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं तो फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन होगी जिसके तहत उनको ये गारंटी मिलेगी कि अमेरिका इस पर रिवर्सल नहीं लाएगा। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया हमारे